वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा। तो आज की वीडियो होगी डिजिटल लैंडिंग पे। आप अगर न्यूज़ में रेगुलर रहते होंगे तो आपने ज़रूर चाइनीज़ लोन स्कैम के बारे में सुना होगा। तो इस स्कैम्स में क्या हो रहा था कि ऐप्स होती थी, बिल्कुल अनरेगुलेटेड होती थी, कोई किसी कहीं रजिस्टर्ड नहीं, और वो लोगों को चाइना में बैठे हुए लोग उसको ऑपरेट कर रहे थे। और आपको बहुत फटाफट वो आपको लोन बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन, किसी न किसी कंडीशन के लोन देते थे, और उसके बाद आपको ब्लैकमेल किया जाता था। तो इस टाइप के पता नहीं हज़ारों लोगों इसमें आए, और बहुत वाइडली कवर हुआ ये न्यूज़ में, इसके ग्रिप में आ गए और लोग का स्कैम हो गया। खासकर कोविड-19 लॉकडाउन में सबकी फाइनेंशियल हेल्थ ख़राब हुई। उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए इन स्कैमस्टर्स ने, जो चाइना में बैठे हुए थे और इंडिया में कुछ लोग उनकी हेल्प कर रहे थे, तो उसके थ्रू उन्होंने मल्टी करोड़ स्कैम किया, और बहुत बड़ा रैकेट था जो बस्ट हुआ। आज भी कई लोग इसके भी रिपने हैं। तो ये न्यूज़ आपने ज़रूर देखी होगी। तो इसीलिए, और ये डिजिटल लैंडिंग के थ्रू हुआ, तो ये टॉपिक अपने आप में बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए आरबीआई ने भी रेगुलेट करने के लिए कल 10 अगस्त 2022 को कुछ नई रेगुलेशंस लाए हैं वो। तो उसी पर ये वीडियो बना हुआ है, और कुछ डिजिटल लैंडिंग से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। तो डिजिटल लैंडिंग क्या है? देखिए, एज अ नेम सजेस्ट कि यह डिजिटल लोन जो ऑनलाइन आपको दे दिया जाता है, आपको बहुत पूरे एंटायर लोन प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरना होता। फिज़िकली आपको मिलना नहीं है, नेट पे ही डॉक्यूमेंटेशन करके, और किसे कहते हैं ना कि डिजिटली वेरीफाई कर कर। जर्नली क्या होता है, आधार कार्ड जो आपके मोबाइल से लिंक है ना, उससे आपकी आइडेंटिटी वो जो है कर लेते हैं, आपकी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और आपको पता ही है, पैन कार्ड को सरकार ने कंपलसरी कर दिया आधार से जोड़ने के लिए। वहाँ से भी वो आपकी सारी क्रेडिट हिस्ट्री पता कर लेते हैं। तो इसीलिए डिजिटल लैंडिंग जो होती है ऑनलाइन, उसमें फ़िज़िकली आपको मिलने की ज़रूरत नहीं है। जनरली आप देखते हैं कि डिजिटल लैंडिंग मार्केट का जो शेयर है, मार्केट शेयर किन किन ने शेयर किया हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट 56% जो है वो प्राइवेट बैंक्स के ही है। और उसके बाद एनबीएफसीज़ आते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फिर है, और फॉरेन बैंक्स भी कुछ कुछ 1% इसमें इन्वॉल्व हैं। अब जो साइट में बॉक्सेस हैं, उसमें लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट डिजिटल लेंडर्स जो हैं, वो उनके बीच में डिफरेंस दिया, और आप कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, डिजिटल लेंडर्स जो होंगे ना, वो डायरेक्ट बैंक भी हो सकते हैं, या वो किसी एनबीएफसी के साथ जुड़े हुए हों और उसके थ्रू आपको लोन दिलवा रहे हों, या फिर कोई एनबीएफसी ने आगे और कोई कंपनी रखी हुई जिसके थ्रू लोन दिलवा रहे हैं। इन सब पे अब रेगुलेशन ला दिया गया है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये डिफरेंस को याद रखेंगे। मान लीजिए, अब मैं एक एक डिफरेंस को दोनों में एक्सप्लेन करता हूँ। जो लेजिटिमेट है, जो लीगल आदमी है, जो ढंग के रूल्स फॉलो करने वाले हैं, वो जो लोन देते हैं वो अपने या तो एनबीएफसी से देंगे, ठीक है, एक कंपनी होगी एनबीएफसी जो लोन डिसबर्स करेगी। लेकिन हो सकता है कि जो चाइना जैसे आप फ्रॉड स्कैम वाली ऐप्स हैं, उनका कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती एनबीएफसी, वो जनरली आउट ऑफ पॉकेट दिया जाता है, जो अलाउड नहीं है इंडिया में। दूसरा पॉइंट है कि जो जेन्युइन लेंडर होगा ना, वो बहुत अन जैसे कहते हैं ना, अनरियलिस्टिक सा टर्म नहीं देगा लोन का। वो जनरली 3 मंथ मिनिमम देते हैं, सबसे छोटा टाइम, और वहाँ से 36 मंथ तक। लेकिन जो एलिजिमेट होता है वो हफ्ते हफ्ते तक के लिए लोन देते हैं। हफ्ते के लिए लोन ले लो जी, 10 दिन के लिए लोन ले लो। इसीलिए कोरोना में लोग फंस गए। तीसरा था कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, और मैंने आपको बताया कि आधार का आपका मोबाइल से लिंक होना बहुत ज़रूरी है, इन अगर लेजिटिमेट ढंग के सोर्सेज होंगे। लेकिन जो इलीगल ऐप्स होंगी, वो उनको कोई
ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन से पर्पस नहीं होता, बस वो कहते हैं अपना आधार कार्ड दे दो, लिंक है कि नहीं मोबाइल से, कोई आइडेंटिटी नहीं करनी, क्योंकि उनका मकसद आपको हराश करना होता है, आपको डराना धमकाना होता है। और फोर्थ ये होता है कि जो जेन्युइन आदमी होगा, जो जेन्युइन कंपनीज़ हैं, एनबीएफसी बैंक या फिर कोई भी और लेंडर, वो आपसे एक लिमिटेड चीज़ें मांगेंगे, जैसे आपका फ़ोन नंबर होगा, मोस्टली आपका कैमरा, आपकी वो जिसे कहते हैं ना वीडियो KYC करने के लिए, और IMEI नंबर मांगेंगे, और आपका कंसेंट मांगते हैं आपके SMS रीड करने के लिए, ऑटो रीड करने के लिए। लेकिन जो इल्लीगल लोग हैं वो बोरोवर का फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट, उनकी फ़ोटो गैलरी तक का एक्सेस ले लेते हैं, ईमेल तक का एक्सेस ले लेते हैं, और उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट लेने के बाद आपको इसी से ब्लैकमेल किया जाता है। और यही हो रहा था चाइनीज़ लोन स्कैम में, लोगों को डरा डरा के, धमका धमका के, इस कि भाई हमारे पास आपकी कॉन्टैक्ट है और हम सबको बता देंगे आपके कॉन्टैक्ट में कि आप फ्रॉड हैं। इतना फ्रॉड लोगों के साथ हुआ कि ऑलमोस्ट कईयों ने तो शायद सुसाइड तक कमिट कर लिया था। फिफ्थ ये है कि उनकी प्रोसेसिंग फ़ी एक लिमिट में होगी, जो गवर्नमेंट ने उसको बोली हुई होती है, रेगुलेट करी होती है। और जो इलिजिमेट गंदे सोर्स हैं, गलत सोर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी मांगते हैं। और सबसे प्रॉब्लम है, हिडन चार्जेस भी होते हैं जो आपको लास्ट मोमेंट पे बताए जाते हैं। और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल होगा इन लैब्स पे जो लिजिटिमेट होंगी। इलिजिटिमेट में कोई मैकेनिज़्म नहीं, आपने एक बार लोन ले लिया, आप फंस गए, कोई कस्टमर केयर आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बस आपको डराना धमकाने का काम होगा। अब मैंने आपको जो पीछे लेजिटिमेट डिजिटल लैंडिंग का डिफरेंस बताया, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट में, तो ये कुछ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो NBFCs हैं, कैसे, जो हमने आए दिन हम इनकी टीवी पे ऐड देखते हैं। तो पहला है जैसे पेटीएम, आप देख सकते हैं, अगर आप ऐप पेटीएम की बहुत यूज़ होती है तो उसमें वो लेंड करते हैं कि भी 2 मिनट में लोन के लिए, और के लिए अप्लाई करें। फिर जनरली आपका सिबिल स्कोर मांगते हैं। फिर धनी ऐप आपने सुना होगा, इनका MS धोनी, इनकी वो करते हैं। तो नीचे जो है इनका NBFC का नाम लिखा हुआ है, ये असल में कंपनी है जो RBI के पास रजिस्टर्ड होती है, और फिर क्या होता है कि फिर ये डिजिटल लैंडिंग का बिज़नेस कर पाती हैं। लेकिन जो फ्रॉड होंगे वो ये नहीं करेंगे। ये असली कंपनी जिस नाम से रजिस्टर्ड है, किश्त हो गई और लास्ट में कैशी हो गई, तो इन सब की NBFC हैं जो नीचे लिखी हुई हैं। ये आप जनरली, अगर आप किसी में आपको ज़रूरत पड़ ही जाती है तो आप ज़रूर देखें कि वो NBFC RBI पे रजिस्टर्ड है कि नहीं, वरना आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होगा और फिर वो कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे और बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि उनके पास आपकी फ़ोटो गैलरी तक आ जाएगी। अब कल इस सब फ्रॉड को देखते हुए और कई बार पिछले कई मंथ से RBI पॉलिसी के वक्त भी अनाउंस करते, मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस करते समय भी वो बार बार RBI कह रहा था कि उसको अब इन डिजिटल लेंडिंग जो ऐप्स हैं, और लेंडिंग एक पूरा एक कंसेप्ट है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत आ गई, क्योंकि ये बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है। कई बिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट कई बिलियन रुपीस का अब ये बिज़नेस हो गया है। तो कल उसने कुछ रेगुलेशंस अनाउंस किए हैं। तो क्या होता है कि RBI को जनरली उसके प्रीएम्बल में लिखा है कि उसको क्रेडिट सिस्टम कंट्री के एडवांटेज पे चलाना है, तो इसीलिए RBI नए नए इनोवेशन अनाउंस करता रहता है। लेकिन कुछ कंसर्न हो गए थे, हाउएवर सर्टेन कंसर्न हैव आल्सो इमर्ज्ड। वो कंसर्न्स क्या क्या है, कभी क्या हो रहा था कि एक लेंडर और बोरोवर के बीच में थर्ड पार्टी लोगों का आ जाना और फिर फ्रॉड होना। जैसे मान लीजिए बैंक कर रहा है, कोई NBFC ही दे रहा है, मान लीजिए जैसे पेटीएम में आपने देखा कि कोई कंपनी है जिसके थ्रू पेटीएम NBFC है, और पिरामल जो है जिसके थ्रू वो दिया जाता है लोन, उसमें पिरामल फाइनेंस जो है वो
लोन देता है और उसने टाइप कर लिया है पेटीएम के साथ, और पेटीएम के प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है उस एनबीएफ के थ्रू। अब एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है लेंडर और बोरोवर के बीच में। इसकी और ये कोई रेगुलेशन में नहीं थे सब, इस चीज़ को रेगुलेट किया जाए। मिस सेलिंग का मतलब होता है गलत चीज़ें दिखाकर चीज़ों को बेचना, कि भी इतनी जल्दी लोन ले लीजिए, इस ब्याज पे इतने में वापस कर दीजिएगा। लेकिन जब ले लिया तो असली टर्म्स और हिडन चार्जेस बताए लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ब्रीच ऑफ डाटा प्राइवेसी सबसे डेंजरस काम जो इस लोन स्कैम में हो रहा था, कि डाटा ब्रीच कर लो, लोगों का फ़ोटोज़, कॉन्टैक्ट फ़ोटो जो ले ली और उनके कॉन्टैक्ट्स पे फिर उनको ब्लैकमेल किया कि अगर आपने नहीं दिए इतने चार्जेस तो हम आपके कॉन्टैक्ट में सबको ये व्हाट्सएप कर देंगे। अनफेयर बिजनेस तो ये है ही है, हिडन चार्जेस बताना नहीं। लोगों ने इतना भारी ब्याज उनके ऊपर लगाना कि वो उनको समझ ही नहीं पड़ती हो क्या रहा है। कई बार तो उनको बार बार लोन देना पड़ रहा है। फिर अनएथिकल रिकवरी मेथड, कहीं जगहों पे तो, कहीं केसेस में तो उन्होंने लिटरली सीधा लोगों को धमकाया है। और इवन कहीं केसेस में तो ये भी हुआ कि उन्होंने उनको कुछ ऑब्सीन कंटेंट भी भेजा और कहा कि अब हम भेज देंगे कि आप किस तरह की चैटिंग कर रहे हैं। तो ये सब होने लग गया था। ये कुछ कंसर्न आरबीआई के सामने आई थी। तो अब ये जो नए नॉर्म्स आए हैं, ये बैंक, एनबीएफसी और जो ऐप्स उनके द्वारा यूज़ की जाती हैं उस सब को रेगुलेट करता है। इन चीज़ों को देखते हुए ना, पिछले साल जनवरी में एक वर्किंग ग्रुप बनाया था उसने, तो उसकी रिकमेंडेशन को देखते हुए अभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आया है। तो उसने ना क्या किया कि डिजिटल लेंडर को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। जो नेट पर लोन देते हैं वो एंटिटीज़ जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं और उनको लेंडिंग बिजनेस अलाउड है। कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो किसी और लॉ और अथॉरिटी के अंदर आती हैं, लेकिन आरबीआई उनको डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करता। और वो वाली एंटिटीज़ जो लॉ के ही अलग हैं, किसी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर नहीं आते। जो नए रूल आए हैं कल, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, वो अभी उसी को टारगेट कर रहा है कि जो एंटिटीज़ आरबीआई के थ्रू रेगुलेट करी जा सकती हैं। बाकियों के लिए ये रिकमेंडेशन है सरकार को कि वो एक नया लॉ लेकर आए और फिर उन लेंडिंग कंपनीज़ को भी इसके बीच में ले आए। तो फटाफट से कुछ पॉइंट्स हैं कि क्या क्या डिजिटल लेंडर्स को ध्यान रखना है। तो पहला ये है कि सारा लोन और डिसबर्सल जो होगा, रीपेमेंट होगा, जो बोरोअर और एंटिटी मतलब कोई भी लेंडर के बीच में होगा, वो किसी भी के थ्रू पास नहीं होना चाहिए। जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए जैसे हम पेटीएम का एग्जांपल ले लें, तो उसकी और आपके बीच में मान लीजिए लोन हुआ, तो उसके बैंक अकाउंट से जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में आना चाहिए। ये नहीं कि वो थर्ड पार्टी के थ्रू होकर आ रहा है। ये एक पहला कल एक रूल बना है। दूसरा है कि एनी फ़ी जो उस मान लीजिए पिरामल फाइनेंस को देनी है, पेटीएम को देना है पिरामल फाइनेंस को, इस क्रेडिट प्रोसेस में वो डायरेक्टली रेगुलेटेड आइडेंटिटी देगी, वो बोरोवर को आपको पास नहीं करनी। अगर कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया गया है तो उसमें वो जो फ़ी है वो आप बोरोवर को ट्रांसफ़र नहीं करनी। स्टैंडर्डाइज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बोरोवर को मिलना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए लोन मार्केट में, मतलब सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो बोरोवर को प्रोवाइड होनी चाहिए। हाँ, एक जो ये अगली जो है रेगुलेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हो रहा था कि क्या कर रहे थे कि अपने आप ही ना वो क्या करते थे कि जैसे उन्होंने देखा कि आप चाइनीज़ लोन स्कैम में क्या हो रहा था कि आपने लोन लिया और वापस कर दिया हफ्ते बाद, तो अपने आप क्या कर रहे हैं 8वें दिन फिर आपके अकाउंट में बिना बताए पैसे फिर डाल दिए, जबकि आपको नहीं भी चाहिए। फिर हाई लोन दो, कह दिया नहीं अब आप तो आपने ले लिया, अब आप वापस नहीं कर सकते। इस टाइप की बदमाशियाँ शुरू हो गई। तो अब क्या है कि आप ऑटोमेटिकली क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, आपको एक्सप्लिसिट कंसेंट लेनी पड़ेगी बोरोवर की।
फिर एक कूलिंग ऑफ पीरियड को भी कहा गया है को रखने के लिए, जिसके बीच में अगर बोरोवर को लगता है तो वो सारा पैसा तो वापस कर सकता है कुछ चार्जेस के साथ। ये नहीं कि एक बार उसने ले लिया तो वो वापस नहीं करेगा, उसको सारा पैसा देना है और फिर उस फ्रॉड में फंसते जाना है हाई चार्जेस में। अच्छा, जो लेंडर्स हैं या फिर कोई भी और सर्विस प्रोवाइडर है, लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनको क्या करना है कि एक ग्रीवेंसेस रेड्रेसल ऑफिसर होना चाहिए, जिसे वो कस्टमर केयर कहते हैं। अगर उसको कोई प्रॉब्लम लग रही है, उसको लग रहा है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो वो ऑफिसर जो है उसकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करेगा। और और हाँ, सबसे बड़ी बात है कि अब जो बैंकों में होता है तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, जो फिर उनका सिविल स्कोर बनाने में काम आता है। तो अब है कि जो जो भी आप सारे लोन्स देते हो, ये लेंडिंग इंस्टीट्यूशन कोई भी एनबीएफसी, कोई लेंडर है और कोई और डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है, तो लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर है और बैंक है, उन सबको हर लोन ई लोन को इन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ को देना है। और लास्ट है कि अगर वो अब यही अभी इसको और रेगुलेट करने के बाद सबसे बड़ी बात है कि वो अगर मान लो बोरोवर की प्रॉब्लम 30 दिन में नहीं होती है तो फिर वो ओम्बड्समैन भी जा सकता है, आरबीआई का इंटीग्रेटेड स्कीम के जो ओम्बड्समैन है। तो बिल्कुल ये बाकी लोन्स की तरह हो गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं, कल नई रेगुलेशंस आई हैं, तो मैंने ये वीडियो और ये सारी चीज़ें आरबीआई की वेबसाइट से ली गई हैं। होप करता हूँ कि शायद कुछ तो आपकी हेल्प होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ गलत लिखे लगे कि इसमें है तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।